नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं गुरुग्राम में 24 घंटे में 3 नए मामले मिले हैं। वहीं झज्जर में 2 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,534 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,681 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66%। स्टेट विजिलेंस की टीम शुक्रवार को सिरसा नगर परिषद पहुंची। इस दौरान टीम ने एमई ब्रांच से कुछ दस्तावेज हासिल किए। स्टेट विजिलेंस की टीम चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले से जुड़े केस के सिलसिले में सिरसा आई थी। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 5 जुलाई को रिश्वत लेते पकड़ा था। काम के बदले रिश्वत वसूली के इस मामले में विजिलेंस टीम सिरसा नगर पहुंची। पंजाब के मोगा में हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन को लेकर जो भी कुछ करनाल या मोगा में हो रहा है, उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। करनाल में आंदोलनकारियों को रोका जाता है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लेकिन मोगा लाठीचार्ज पर किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। इस दौरान विज ने कहा कि गुरुग्राम फरीदाबाद में लंबे समय से तैनात अधिकारियों का जल्द तबादला किया जाएगा। कई शिकायतें मिल रही थी कि लंबे समय से कई अधिकारी एनसीआर के जिलों में तैनात हैं। विज ने कहा कि अधिकारियों के तबादले के लिए विभाग को पत्र लिखा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 साल से तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री ने बताया कि अंबाला छावनी में देश का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। पंजाब के मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। मोगा लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मोगा में हुआ कांग्रेस को वो दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी हरियाणा को लेकर निशाना साधते हैं, लेकिन अब उनका एक भी ट्वीट नहीं आया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकारों के हाथ किसानों के खून से रंगे दिखे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसान संगठनों का आंदोलन है। असली किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने लापरवाह अधिकारियों की तुलना उग्रवादियों से कर दी है। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि जींद के अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी हैं, जो कम से कम कहीं विस्फोट करके उसकी जिम्मेदारी तो लेते हैं।
बीजेपी विधायक ने कहा कि मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों का विधायक हूं। दरअसल विधायक कृष्ण मिड्ढा को जींद में जगह जगह पर सड़कों और सीवरेज योजना के बुरे हाल की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कृष्ण मिड्ढा ने संबंधित अधिकारियों को लताड़ते हुए सड़क को ठीक करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार 70 सालों में बनाए गए देश की संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथों में सौंप रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़ी के दाम पर आखिर क्यों बेचा जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने पंजाब के मोगा में हुए लाठीचार्ज की निंदा की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसानों पर चाहे करनाल में लाठीचार्ज हुआ हो या पंजाब के मोगा में, वो इसकी निंदा करती हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ को रोकना पुलिस का काम है, लेकिन भीड़ को पीटना सरकार का काम होता है। प्रदेश में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां किसान लामबंद हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। इसके साथ ही बेरोजगारी के मामले पर फिर से सरकार को घेरा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा गुरुवार को फतेहाबाद के गांव गिलाखेड़ा पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इन्हें सीरियस नहीं लेती। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को अहंकारी और घमंडी बताते हुए कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। आज महंगाई चरम पर है, मगर अहंकार में डूबी सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि प्रदेश में हर तरफ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। पीपली से लेकर करनाल में किसानों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई, वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है। उधर पेपर लीक मामले को घोटाला करार देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश में 28 बार पेपर लीक का होना अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कैथल में पार्टी के कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की। ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती पर जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण दिया। वहीं इस मौके पर इलाहाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार के पास वहां पर खड़ा करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इलाहाबाद चुनाव को टाला जा रहा है। ओपी चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा और बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। किसान आंदोलन पर भी ओपी चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ने 36 बिरादरी के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। किसान नेताओं ने गुरुवार को इंद्री के दर्जनों गांवों का दौरा कर किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर और 7 सितंबर को करनाल में पहुंचने की अपील की। लोगों ने किसान आंदोलन में किसान नेताओं के आह्वान पर हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भरोसा दिलाया। गांव खेड़ी मानसिंह में पहुंचे किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों और सोच को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करने से पहले प्लान बना रखा था, जिसका खुलासा करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के वीडियो से हो गया है। किसानों की तरफ से करनाल के अनाज मंडी में 7 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों ने साफ ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती तो फिर किसान जिला सचिवालय का घेराव करेंगे।
वहीं करनाल के उपायुक्त ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर वो ना तो रोड जाम होने देंगे और ना ही जिला सचिवालय का घेराव होने देंगे। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने किसानों से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर जो मुहिम चलाई हुई है, उसको लेकर 5 सितंबर को गांव नांगल कला में पंचायत बुलाई गई है। वहीं नांगल कला के ग्रामीणों ने इस पंचायत का विरोध करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं और किसानों के विरोध में होने वाली हर गतिविधि का विरोध करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वो किसी भी सूरत में किसान विरोधी गतिविधियां नहीं चलने देंगे। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर को गांव में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की गई तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किसान आंदोलन के चलते बंद टीकरी बॉर्डर को खुलवाने के लिए बहादुरगढ़ के उद्यमी मानवाधिकार आयोग पहुंचे। बता दें कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जाएगी। दरअसल दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से बहादुरगढ़ के व्यवसायियों को भारी नुकसान हो रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की ओर से मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। नरेंद्र छिकारा का कहना है कि दिल्ली में आवागमन बंद होने की वजह से ना तो फैक्ट्री में कर्मचारी आ जा रहे हैं और न ही फैक्ट्री में तैयार और कच्चे माल की ढुलाई हो पा रही है। सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 50 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन 50 लोगों पर 2 से 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 25% छूट की योजना शुरू कर रखी है। इस योजना का उद्देश्य नगर परिषद की आय बढ़ाना है। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं अब भी टैक्स राशि का भुगतान नहीं करते तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरे चरण में और लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। गोहाना में सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के जातीय जनगणना को लेकर अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष ने आह्वान करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों को सब कुछ देकर दलित और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसके साथ ही अति पिछड़ा अधिकार मंच के सदस्य सत्यनारायण पांचाल ने भी इस मसले पर अपना नजरिया पेश किया। रादौर के छोटा बांस के सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त किताबें अभी तक स्कूल में नहीं पहुंची है। वहीं बच्चों के खाते में किताबें खरीदने के लिए राशि भी नहीं डाली गई है। अब ऐसे में बच्चों को पिछली कक्षा के विद्यार्थियों से किताबें मांगकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से विभाग और सरकार से मांग की गई है कि बच्चों के खातों से जल्द राशि भेजी जाए ताकि बच्चे किताबें खरीदकर अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सकें। वहीं गोहाना में बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर क्लीन सिस्टम ऐप की शुरुआत की गई है। गोहाना पहुंचे डीएमसी धर्मेंद्र कुमार ने क्लीन सिस्टम गोहाना ऐप का शुभारंभ किया। इसके लिए शहर में बारकोड सिस्टम भी लागू होगा। वहीं आपको बता दें योजना को लेकर हर 10वें भवन की दीवार पर एक क्यूआर कोड बारकोड लगाया जाएगा। कर्मचारी जिस भी गली में जाएंगे उसमें लगे बारकोड को स्कैन करना होगा। जैसे ही कोड स्कैन होगा उसका डाटा ऐप पर अपलोड हो जाएगा। इस आंकड़े से अधिकारियों को पता चल पाएगा कि किस गली में सफाई कर्मचारी गया है या नहीं गया। एजेंसी द्वारा 80% से ज्यादा बारकोड स्कैन करने के बाद ही बिल का भुगतान होगा। वहीं एजेंसी की ओर से 80% से कम बारकोड को स्कैन करेगा तो उसके काम का भुगतान नहीं किया जाएगा। डीएमसी ने कहा कि लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। पलवल में महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि शख्स उसे शादी का झांसा देकर 1 साल से अपना शिकार बना रहा था। महिला लगातार उससे शादी के लिए कह रही थी लेकिन आखिर में आकर उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ आरोपी ने मारपीट भी की है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला और करनाल की स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंबाला के साहा में छापेमारी कर भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
विभाग को मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है और 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद पकड़े गए लोगों में आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। झज्जर पुलिस ने 2 बड़े मर्डर केस को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस काफी दिनों से आरोपियों पर नजर रखे हुई थी और मौका मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उन पर दोहरे हत्याकांड का आरोप है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बादली के पास हुए रोहट हत्याकांड की वारदात को कबूल लिया है। यमुनानगर में कलनौर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से पुलिस चौकी में इंचार्ज सतीश कुमार आए हैं तब से इलाके में नशे के सामान बिक रहे हैं, अवैध माइनिंग हो रही है। झगड़े के एक मामले में एक पक्ष के खिलाफ तो मात्र 107, 151 की धारा लगा दी, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। फतेहाबाद के मनी एक्सचेंज कार्यालय में लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस लूट की वारदात को 3 दोस्तों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में गांव नकटा निवासी कमलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मनी एक्सचेंज कार्यालय में मनी ट्रांसफर को लेकर तीनों का आना जाना था। इन तीनों दोस्तों ने योजना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस इन दोनों आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी आरोपी कमलदीप पर पहले भी नशा तस्करी और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। झज्जर के दूबलधन गांव के तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक महेंद्रगढ़ जिला का रहने वाला था, जिसका नाम मैनपाल था, जो अपनी बहन के घर आया हुआ था। जांच अधिकारी के मुताबिक मृतक शराब का आदी था और शराब के नशे में ही वो तालाब में गिर गया, जिसके डूबने से मौत हो गई। रेल का सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से अच्छी खबर है। रेल विभाग ने दैनिक यात्रियों को फिर से सुविधा देने के लिए डेली पैसेंजर पास बनाने की घोषणा की है। कोरोना के चलते रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, जिसके चलते दैनिक यात्री पास बंद हो गए थे। अब रेल धीरे धीरे सभी बंद पड़ी रेलगाड़ियों को चला रहा है। रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि दूसरी लहर के बाद रेलगाड़ियां तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक पास सर्विस उपलब्ध नहीं थी, जिससे रोज सफर करने में दिक्कत आती थी। अब रेलवे ने फिर से पास सर्विस शुरू की है, जिससे काफी फायदा होगा। झज्जर के गांव मलिकपुर के लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त से मुलाकात की। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी परेशानियों से रूबरू कराया। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात का पानी पूरे गांव में भर गया है। पानी की निकासी के लिए प्रशासन किसी तरह से कोई कदम नहीं उठा रहा। जल भराव के चलते मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का डर है और खतरा बना हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में देश का डंका बजाने वाले गोल्डन बॉय सुमित अंतिल के स्वागत में सोनीपत में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शिरकत करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के पहुंचने और किसानों के आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीएम और डिप्टी सीएम की सुरक्षा में 15 सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। सुरक्षा घेरे में 10 डीएसपी, 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर को भारी संख्या में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों में आईआरबी, पैरामिलिट्री को लेकर पुलिस मौजूद रहेगी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया। मौजूदा पैरालंपिक में पहले ही गोल्ड जीत चुकी इस पैराशूटर ने एक और मेडल पर कब्जा कर लिया है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। वो इस स्पर्धा के फाइनल में 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान पर रही। इन खेलों में देश के पदकों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 2 बार इतिहास रचने में कामयाबी हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अवनी को बधाई देते हुए लिखा, अवनी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूं। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाई और दूसरे स्थान पर रहे।
इससे पहले ऊंची कूद की T63 स्पर्धा में भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि शरद कुमार को कांस्य मिला था। निशात कुमार ने T47 में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता था। तो वहीं बात करें मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 13 मेडल जीत लिए हैं। भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पीएम ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये मेडल उनके कठिन परिश्रम और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। ओलंपिक में मिडफील्डर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सुमित का सोनीपत में शानदार स्वागत किया गया। उनके कोच के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सुमित पहुंचे, जहां उनके कोच और परिवार ने चंदन का तिलक लगाकर उसका स्वागत किया और केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। और मुख्य अतिथि के रूप में सोनीपत के मेयर निखिल मदान ने कार्यक्रम में पहुंचकर सुमित का स्वागत किया। इस दौरान सुमित ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का श्रेय अपने कोच को दिया। एशियन जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में से लौटी कैथल के RKSD बॉक्सिंग अकादमी की स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति ढोल, हरसोला रजत पदक विजेता संजना और कांस्य पदक विजेता लासू यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है। उन्होंने दुबई की धरती पर अपने देश का और अपने शहर के साथ साथ अपने कॉलेज का भी नाम रोशन किया। उनका कहना था कि हमारी कोशिशें रहती है कि हम खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी कोचिंग दें और कोचिंग के लिए जो भी जरूरत का सामान है वो उनको उपलब्ध कराएं। बच्चों ने दिल लगाकर मेहनत की है। कैथल में गुरुवार को कांग्रेस नेता जयप्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने लाठीचार्ज की निंदा की। इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र को एक साजिश बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कैथल की तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने कहा कि 28 तारीख को करनाल में हुए लाठीचार्ज की मैं घोर निंदा करता हूं। सिरसा के बाबा भूमन शाह चौक पर विधायक शीशपाल के हरवाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने करनाल में लाठीचार्ज कर सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही सरकार पर एसडीएम को इनाम देने के आरोप भी जड़े। विधायक शीशपाल के हरवाला ने कहा कि करनाल में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया है। रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया और किसान आंदोलन में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पूरा विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी किसानों के लिए क्या किया। और ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद भारतीय छात्र विशाल जूड की 15 अक्टूबर को रिहाई होगी। सीएम मनोहर लाल और करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया विशाल जूड की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें कर रहे थे। तो विशाल जूड की रिहाई को लेकर सीएम ने भी बात कही थी। घृणा फैलाने के झूठे केस में पकड़ा था। अब विशाल के ऊपर सभी आरोप हटा लिए गए हैं। चलिए, सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी